नमस्ते दोस्तों, मास्टर एआई की इस विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जा रहे हैं जो अपनी खुशहाली और सदियों पुरानी विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की। यूरोप के उत्तर में बसा यह देश स्कैंडिनेविया का एक महत्वपूर्ण द्वार है। आइए नक्शे पर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। डेनमार्क मुख्य रूप से जटलैंड, प्रायद्वीप और सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी एकमात्र जमीनी सीमा दक्षिण में जर्मनी से मिलती है, जबकि बाकी हिस्सों में इसे समुद्र की लहरें घेरती है। लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश का क्षेत्रफल इसे दुनिया का 130वां सबसे बड़ा देश बनाता है। यहाँ की करीब 60 लाख की आबादी मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानती है, लेकिन डेनमार्क सिर्फ अपनी भूगोल से नहीं बल्कि अपनी सदियों पुरानी दास्तां से पहचाना जाता है। कोपेनहेगन की इन गलियों का इतिहास 12,000 साल पुराना है। हिमयुग के अंत में यहाँ ब्रोम कल्चर के शिकारी बसे थे। 1800 ईसा पूर्व के नॉर्डिक ब्रोंज एज में यहाँ के लोग खेती और धातु कर्म में माहिर हुए, जिसका प्रमाण टुंडहोम सन चैरियट में मिलता है। 8वीं शताब्दी में वाइकिंग युग शुरू हुआ। साल 793 में लिंडी सरफान पर हमले के साथ डेनिश वाइकिंग्स ने यूरोप में अपनी धाक जमाई। साल 1965 में राजा हेराल्ड ब्लूटूथ ने जेलिंग स्टोन्स पर खुद को डेनिक्स का राजा और ईसाई घोषित किया। 1013 में किंग स्वेन फोर्टबियर्ड ने इंग्लैंड को जीता, जिससे डेनमार्क एक विशाल नॉर्थ सी एम्पायर का केंद्र बना। साल 1397 में कलमार यूनियन के तहत डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन एक साथ आए, जिसका नेतृत्व क्वीन मार्गरेट प्रथम ने किया। 16वीं शताब्दी में काउंट्स फ्यूड के बाद यहाँ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, जिसने डेनिश चर्च और समाज को पूरी तरह बदल दिया। 17वीं सदी के 30 इयर्स वॉर और स्वीडन के साथ युद्धों में
डेनमार्क ने अपने कई महत्वपूर्ण इलाके खो दिए, जिससे इसकी क्षेत्रीय शक्ति कम हुई। 1849 में राजा फ्रेडरिक सप्तम ने नए संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसने पूर्ण राजशाही को खत्म करके संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहने के बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1945 तक डेनमार्क जर्मनी के कब्जे में रहा, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध आंदोलन बहुत सक्रिय था। साल 1973 में डेनमार्क यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुआ। इसके बाद के दशकों में ये नॉर्डिक वेलफेयर मॉडल को मजबूती मिली, जो समानता पर आधारित है। 21वीं सदी में डेनमार्क ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बना। 2011 में यहाँ दुनिया की पहली फूड फैट टैक्स जैसी नीति आई, जो भविष्य के प्रति इसकी सजगता दिखाती है। साल 2024 में मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ा और किंग फ्रेडरिक दशम का शासन शुरू हुआ। आज 2026 में डेनमार्क दुनिया के सबसे आधुनिक लोकतंत्र में शीर्ष पर है। यह 12,000 साल लंबा इतिहास गवाह है कि कैसे संघर्षों और बदलावों ने आज के इस खुशहाल डेनमार्क को गढ़ा है। अब समय है यहाँ की अर्थव्यवस्था और भूगोल को गहराई से समझने का। ज्योग्राफी। अब हम डेनमार्क की अनूठी भौगोलिक संरचना और इसकी स्थलाकृति का विश्लेषण करेंगे। कोपेनहेगन के पास स्थित ब्रॉडबी हैवेबी गार्डन सिटी का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका वृत्ताकार डिजाइन, शहरी नियोजन और सामुदायिक भूगोल का मेल है। यह क्षेत्र दिखाता है कि कैसे मानव निर्मित संरचनाएं प्राकृतिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाती हैं, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी ग्रीन सिटी बनाती है। अब हम चलते हैं ग्रेनन स्केगन की ओर, जहां स्केगेरक और कट्टेगट समुद्रों का संगम होता है। यह एक दुर्लभ मैरीन जंक्शन है। यहाँ की लहरें विपरीत दिशाओं में टकराती हैं, जिससे कोस्टल इरोजन और सेडिमेंटेशन की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। रेतीले तटों पर सील्स का दिखना यहाँ के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। अब हम फैरो आइलैंड्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम फैरो आइलैंड्स की ऊबड़ खाबड़
स्थल आकृति को देख रहे हैं। यहाँ की बेसाल्ट चट्टानें और गहरी घाटियां ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। यहाँ का क्लाउड कवर और तीव्र ढलान एक विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु पैदा करता है, जो इसे मुख्य भूमि डेनमार्क से बिल्कुल अलग बनाता है। यहाँ की जलधाराएं सीधे समुद्र में गिरकर वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। यह दृश्य हाइड्रोलिक एक्शन और तटीय अपरदन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अंत में हम ग्रीनलैंड के विशाल ग्लेशियर्स की ओर बढ़ते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े आइस शीट्स में से एक है, जो वैश्विक समुद्र स्तर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इन ग्लेशियर्स का पिघलना और काल्विंग की प्रक्रिया भूगोल के बदलते स्वरूप को दिखाती है। यह बर्फीला परिदृश्य इस कठोर लेकिन सुंदर भौगोलिक वातावरण का एक हिस्सा है। डेनमार्क की जीडीपी लगभग $400 बिलियन की है। डेनमार्क की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्थिर प्रणालियों में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $68,000 है और यह है यहाँ की मुद्रा डैनिश क्रोन। यहाँ के विशाल बंदरगाह और शिपिंग इंडस्ट्रीज वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। मारिस्क जैसी दिग्गज कंपनियां दुनिया के हर कोने तक रसद पहुंचाने में दुनिया का नेतृत्व करती हैं। ये पोर्ट्स न केवल व्यापार बल्कि मछली पकड़ने के उद्योग के लिए भी लाइफलाइन का काम करते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के आधुनिक डेयरी उद्योग की। यहाँ गायों से दूध निकालने का काम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड मशीनों के द्वारा किया जाता है। डेनमार्क में सालाना 5.6 बिलियन किलोग्राम से ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। इस पूरे मार्केट पर आर्ला फूड्स का दबदबा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक है।
यहाँ का 90% से ज़्यादा डेयरी उत्पादन दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे सालाना 4 बिलियन यूरो से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। निकाला गया दूध कड़े लैब टेस्ट और विशेष शोधन से गुजरता है। तकनीक और शुद्धता को यह मेल ही डेनिश प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाता है। यही मजबूत आर्थिक ढांचा डेनमार्क को दुनिया के सबसे अमीर और आधुनिक देश की श्रेणी में खड़ा करता है, जो इसके भविष्य की स्थिरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। डेनमार्क के खेल इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय साल 1992 में लिखा गया। डेनिश डायनामाइट के नाम रोसेनबोर्ग कैसल को 1606 में राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने बनवाया था। यहाँ रखे शाही रत्न और ताज डेनमार्क की सदियों पुरानी राजशाही की गवाही देते हैं। निहावन हार्बर का निर्माण 1670 के दशक में राजा क्रिश्चियन फिफ्थ ने व्यापार के लिए करवाया था। आज ये अपनी रंगीन इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर क्रोनबोर्ग कैसल की। राजा फ्रेडरिक द्वारा निर्मित यह किला अपनी मजबूत सैन्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 1574 में बना यह किला न केवल रक्षा के लिए अहम था, बल्कि शेक्सपियर के हैमलेट की वजह से यह साहित्य की दुनिया में भी अमर हो गया। फ्रेडरिक्सबोर्ग कैसल राजा क्रिश्चियन फोर्थ की भव्यता का प्रतीक है। यह स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा पुनर्जागरण महल है। इस महल के साथ जुड़ा रोस्किल्डे कैथेड्रल भी एक यूनेस्को साइट है। 12वीं सदी का यह चर्च ईंटों से बना पहला कैथोलिक कैथेड्रल था। यहाँ डेनमार्क के लगभग सभी राजाओं और रानियों को दफनाया गया है, जो इसे देश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बनाता है।
अब बढ़ते हैं आधुनिकता की ओर। द इन्फिनिट ब्रिज अपनी अनोखी गोलाकार बनावट के साथ इंसान को समुद्र की अनंत गहराई से जोड़ता है। इस ब्रिज का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। एक ऐसा चक्र जहाँ शुरुआत और अंत एक ही जगह पर आकर मिलते हैं। डेनमार्क के ये वंडर्स प्राचीन यूनेस्को साइट से लेकर आधुनिक ब्रिज तक देश के विकास की एक अद्भुत कहानी बयां करते हैं। साल 1945 में डेनमार्क संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना। इसकी भूमिका हमेशा से वैश्विक शांति और मानवाधिकार को बढ़ावा देने की रही है। लेकिन सुरक्षा के लिए सिर्फ बातें काफ़ी नहीं थी। इसलिए साल 1949 में डेनमार्क ने नाटो की नींव रखने में मदद की, जो आज इसकी सुरक्षा का मुख्य कवच है। आज डेनमार्क की वायुसेना F-35 जैसे आधुनिक जेट्स और नौसेना अपने शक्तिशाली युद्धपोतों के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस सैन्य शक्ति को देखकर क्या आपको लगता है कि बारूद और असला ही मानव जाति की सुरक्षा का सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।